चार्ट। व्हाट इज ए माइलस्टोन चार्ट? जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, जो जब हमने आपसे बार चार्ट का डिस्कशन किया था, तो हमने वहां पे देखा था बार चार्ट में डिग्री ऑफ डिटेल उतना ज्यादा नहीं थी। मींस वहां पे मेन एक्टिविटीज को केवल बताया गया था, और मेन एक्टिविटीज में डिफरेंट सब एक्टिविटी भी होगा, तो सब एक्टिविटी के बारे में कुछ भी नहीं जानकारी दी गई थी, कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। तो उसका जो रेमेडी था दैट वाज द माइलस्टोन चार्ट। तो माइलस्टोन बार चार्ट, इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ बार चार्ट, बट इट इज सम एडवांस वर्जन ऑफ योर बार चार्ट, ओके, ट्रेडिशनल बार चार्ट। तो लिखिए, इट इज मॉडिफिकेशन ओवर बार चार्ट इन विच लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट आर रिमूव्ड अप टू सर्टेन एक्सटेंट विद द प्रोविजन ऑफ माइलस्टोन। ये माइलस्टोन क्या है, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया था। मतलब जो एक कोई बार है, ओके, बार चार्ट में ये जो बार है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता था आपका मींस ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में डिफरेंट सब एक्टिविटी होगा। लेट्स सपोज किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में 4 सब एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे ये फाउंडेशन का एग्जांपल मैंने बताया था, तो फाउंडेशन में एक्सकवेशन एक एक्टिविटी हो जाएगा, रिइंफोर्समेंट प्लेसमेंट एक एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है, फिर कंक्रीटिंग एक एक्टिविटी हो गया। तो लेट्स सपोज 3 एक्टिविटी है किसी एक मेजर एक्टिविटी में। मेजर एक्टिविटी है फाउंडेशन, उसमें 3 सब एक्टिविटी है। तो आप सबसे पहले एक्सकवेशन शुरू किए, स्टार्ट किए, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्सकवेशन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक माइलस्टोन दे देंगे। तो सब एक्टिविटी नंबर 1 आपका खत्म हुआ। फिर सब एक्टिविटी नंबर 2 रिइंफोर्समेंट टाई अप, रिइंफोर्समेंट प्लेसमेंट एंड टाई अप। तो सब एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक माइलस्टोन दे देंगे, सब एक्टिविटी नंबर 2 कंप्लीट। फिर आपका कंक्रीटिंग का काम शुरू होगा, ये खत्म हो जाएगा, तो सब एक्टिविटी नंबर 3 कंप्लीट। तो ये जो अपवर्ड एरोस है, दिस अपवर्ड एरो रिप्रेजेंट माइलस्टोन। और ये माइलस्टोन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर इवेंट को। इवेंट कहने का मतलब है कोई भी चीज अगर खत्म होती है, किसी भी चीज का अकुरेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक सब एक्टिविटी खत्म हुई है, तो ये एक इवेंट हुआ है। इट इज वन टाइप ऑफ इवेंट। समझ में आया? तो ये इवेंट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसको हम नेटवर्क डायग्राम में इस वर्ड को काफी यूज करेंगे। ओके, तो इवेंट मतलब किसी भी चीज का होना, कोई भी एक समय आना, किसी चीज का होना। जैसे कि यहाँ पे सब एक्टिविटी का खत्म होना एक इवेंट है, ठीक है, इट इज वन टाइप ऑफ इवेंट। तो दिस इज योर माइलस्टोन, ओके। So milestone represent key event of an activity which represent the instant of time of completion of sub activity. Okay, it represent key event of an activity which represent the instant of completion of sub activity. तो इस बात को भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। माइलस्टोन रिप्रेजेंट की इवेंट। एक चीज मैंने और बताया था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि माइलस्टोन कभी भी स्टार्टिंग पे नहीं होगा। माइलस्टोन कभी भी किसी भी एक्टिविटी के स्टार्ट पे नहीं होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पे नहीं हो सकता, क्योंकि माइलस्टोन आप तभी प्रोवाइड करोगे जब कोई सब एक्टिविटी खत्म होगी, तभी आप प्रोवाइड करोगे। सो माइलस्टोन कैन नॉट बी एट स्टार्ट। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट। तो माइलस्टोन बार चार्ट आपको कैसे दिखेगा? ये आपका एक्टिविटीज है, दिस इज योर टाइम। बार चार्ट मतलब एक्टिविटी वर्सेस टाइम का ये होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज है, तो डिफरेंट एक्टिविटीज का डिटेलिंग को बढ़ाने के लिए, इस पूरे प्रोजेक्ट का डिटेलिंग को बढ़ाने के लिए आप डिफरेंट एक्टिविटी को डिफरेंट सब एक्टिविटी में ब्रेक डाउन करोगे एंड यू विल प्रोवाइड माइलस्टोन्स। लेट्स सपोज हियर वी हैव प्रोवाइडेड 1 माइलस्टोन। ये एक्टिविटी नंबर बी में लेट्स सपोज कि 2 माइलस्टोन हम प्रोवाइड करेंगे। एक्टिविटी नंबर सी में उसी तरह से लेट्स सपोज कि 3 या 4 माइलस्टोन आ जाएगा। लेट्स सपोज एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। उसी तरह एक्टिविटी नंबर डी में लेट्स सपोज कि आपका 3 माइलस्टोन्स आ गए। तो लाइक दिस, इन दिस वे वी विल रिप्रेजेंट द माइलस्टोन्स। और ये माइलस्टोन क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द की इवेंट ऑफ ए मींस एक्टिविटी, ओके, मींस कंप्लीशन ऑफ ए सब एक्टिविटी इन ए एक्टिविटी। इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द माइलस्टोन। तो इससे क्या होगा? योर डिग्री ऑफ डिटेल ऑफ बार चार्ट विल इंक्रीज, ओके। लेकिन यहाँ पर इसमें भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। चाहे ये माइलस्टोन बार चार्ट है, इसमें आपने डिग्री ऑफ डिटेल को इंप्रूव किया है, लेकिन फिर भी ये डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में इंटर रिलेशनशिप नहीं बता रहा है। जैसे कि एक्टिविटी नंबर डी, एक्टिविटी नंबर सी के बीच में क्या डिपेंडेंसी है, कोई इंटर रिलेशनशिप है क्या, ये चीज का जानकारी नहीं दे रहा है। उसी तरह एक्टिविटी नंबर ए, एक्टिविटी नंबर डी के बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है? तो इट ऑल्सो नॉट शो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेजर एक्टिविटीज, ओके। लेकिन हाँ, ये डिपेंडेंसी किसके ऊपर शो करेगा? किसी एक मेजर एक्टिविटी का जो सब एक्टिविटी है उनके बीच में डिपेंडेंसी ये शो करेगा। जैसे कि आपका यहाँ पे लेट्स सपोज एक्टिविटी नंबर डी में 3 माइलस्टोन है, माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3। तो 3 माइलस्टोन मतलब 3 सब एक्टिविटी इधर है, 3 सब एक्टिविटी हुआ है।
तो आप कोई भी मेजर एक्टिविटी डी में आप इन 3 सब एक्टिविटी के बीच में डिपेंडेंसी का अंदाजा लगा सकते हो, पता लगा सकते हो। लेट्स सपोज आपका मेजर एक्टिविटी नंबर डी जो है ये फाउंडेशन था, तो फाउंडेशन था तो सबसे पहले एग्जावेशन होगा, तो एग्जावेशन होने के बाद ही आप वो जो स्पेस है जिसमें आप जहां आपने एग्जावेशन किया वहां पे आप रिइंफोर्समेंट प्लेसमेंट एंड टाई अप करोगे, तभी ये हो सकता है। मतलब एग्जावेशन जो एक सब एक्टिविटी है, सॉरी आपका रिइंफोर्समेंट टाई अप एंड प्लेसमेंट जो सब एक्टिविटी है ये एग्जावेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्जावेशन के ऊपर। अगर एग्जावेशन नहीं होगा तो ये चीज नहीं होगा, समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर रिइंफोर्समेंट आप प्लेस नहीं करेंगे तो फिर कंक्रीटिंग नहीं कर पाओगे फाउंडेशन के लिए, रिइंफोर्समेंट आपको डालना ही डालना है। ओके, अगर कोई बड़ी फाउंडेशन है तो उसमें रिइंफोर्समेंट होती है, तो आपको रिइंफोर्समेंट उसमें डालना ही डालना है। तो ये जो माइलस्टोन बार चार्ट है, ये कहने का ये मतलब है मेरा कि ये डिफरेंट सब एक्टिविटीज के बीच में एक इंटर रिलेशनशिप तो शो करता है, लेकिन डिफरेंट मेजर एक्टिविटीज के बीच में यहां पर भी कोई इंटर रिलेशनशिप आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? ओके, हाँ, डिफरेंट सब एक्टिविटीज के बीच में ये इंटर रिलेशनशिप शो करेगा। ओके, तो ये आपका बार चार्ट, सॉरी माइलस्टोन बार चार्ट। नाउ अब एक कंसेप्ट है लिंक्ड बार चार्ट का। चार्ट के बारे में पढ़ने से पहले माइलस्टोन चार्ट पे और कुछ डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, किसी भी एक पर्टिकुलर मेजर एक्टिविटीज को आपने डिफरेंट सब एक्टिविटीज में ब्रेक डाउन किया, ठीक है? ये डिफरेंट सब एक्टिविटीज में आपने उसको ब्रेक किया, तो ये सब एक्टिविटी का वर्क प्रोग्रेस, ओके, वर्क प्रोग्रेस आपको पता होगा, क्योंकि ये आपने डिफरेंट सब एक्टिविटीज में ब्रेक कर दिया है। तो मान लो कि कभी किसी सब एक्टिविटी में कोई डिले हो रहा है, ओके, लेट्स सपोज जैसे कि पहला वाला सब एक्टिविटी है, आपको पता है टोटल ड्यूरेशन इसका लेट्स सपोज 0 टाइम से 10 दिन में इसे खत्म होना है। तो हर एक सब एक्टिविटी का, ये पहला सब एक्टिविटी का कंप्लीशन है, मतलब दिस इज कंप्लीशन मींस ऑकुरेंस ऑफ इवेंट, ऑकुरेंस ऑफ इवेंट, ठीक है? तो ये इसका एक टाइम होगा कि यहाँ से यहाँ तक भाई 0 से लेके मान लो 3 दिन में ये सब एक्टिविटी खत्म हो जाना चाहिए। फिर उसी तरह से ये तीसरे दिन दूसरा सब एक्टिविटी शुरू होगा, आपका 5वें दिन खत्म हो जाना चाहिए। 5वें दिन तीसरा सब एक्टिविटी शुरू होगा, 7वें दिन खत्म हो जाना चाहिए। ये शुरू होगा फिर 10वें दिन खत्म हो जाना चाहिए। इस तरह से आपने हर एक सब एक्टिविटी के लिए टाइम डिफाइन कर रखा होगा, है ना? तो मान लीजिए कहीं डिले अगर आपको नजर आ रहा है, जैसे कि लेट्स सपोज सब एक्टिविटी नंबर 2, ये आपको लग रहा है कि 5वें दिन खत्म ना होते हुए 5.5वें दिन खत्म होगा या फिर 6ठे दिन खत्म होने की इसकी संभावना है, तो आपको ये वर्क प्रोग्रेस, यहाँ से एक वर्क प्रोग्रेस का आइडेंटिफिकेशन पता चल रहा है, मतलब उसके बारे में पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं लेकिन स्मॉल स्केल पे कंट्रोलिंग ऑफ शेड्यूल कर सकते हैं, है ना? कंट्रोलिंग किया जा सकता है। ओके, तो माइलस्टोन बार चार्ट को हम कंट्रोलिंग के पर्पज से, कंट्रोलिंग ऑफ प्रोजेक्ट के पर्पज से हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है इसका कंट्रोलिंग का कंसेप्ट, उसके भी बिहाइंड ये चीज पूछा जा सकता है। बहुत अंदर की बात है, लेकिन छोटी सी बात है, अंदर की बात है, पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंट्रोलिंग कैन बी अचीव्ड यूजिंग माइलस्टोन बार चार्ट, माइलस्टोन MSB बार चार्ट, ठीक है? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं बताता हूं आपको बार चार्ट और माइलस्टोन बार चार्ट के बीच। देखो, माइलस्टोन बार चार्ट में इवेंट ओरिएंटेड है, मतलब जैसे कि ये एक्टिविटी यहाँ पे खत्म हो रहा है सब एक्टिविटी, तो इट इज इवेंट ओरिएंटेड, समझ में आ रहा है? और बार चार्ट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, मतलब वहां पे एक्टिविटीज का खत्म हो रहा है। बार चार्ट में कोई एक सिंगल एक्टिविटी खत्म होता है, ठीक है, ये एक्टिविटी खत्म हुआ, दूसरा एक्टिविटी शुरू हुआ, वो खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे माइलस्टोन चार्ट में क्या है, आपने हर एक एक्टिविटी को डिफरेंट सब एक्टिविटी में ब्रेक कर दिया है, तो वो सब एक्टिविटी का जो कंप्लीशन है उसको हम इवेंट कहेंगे, है ना? तो माइलस्टोन चार्ट इज इवेंट ओरिएंटेड, नोट बना के लिखिए, एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। माइलस्टोन चार्ट is event oriented and bar chart are activity oriented.
Okay, so this is the difference which can be asked in examination. So this was our milestone chart and bar chart. Milestone chart के लिमिटेशन समझ में आया ना? इसका यही एक लिमिटेशन है जो मेजर है कि डिफरेंट मेजर एक्टिविटीज के बीच में कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं देता है। ये डिफरेंट एक ही एक्टिविटी के सब एक्टिविटीज के बीच में तो इंटर रिलेशनशिप देता है, लेकिन डिफरेंट मेजर एक्टिविटीज के बीच में कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं देता। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आपका बार चार्ट में भी था जो कि माइलस्टोन बार चार्ट में भी है अभी भी। अब बात करते हैं लिंक्ड बार चार्ट। ठीक है, एक और एक तरह का बार चार्ट होता है जिसको कहते हैं थर्ड टाइप लिंक्ड बार चार्ट। देखो ये बड़ा सिंपल टाइप का बार चार्ट होता है, जैसे नॉर्मल बार चार्ट है उसी तरह का ये भी होता है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक मॉडिफिकेशन की गई है कि ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच में मेजर एक्टिविटीज के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप नहीं शो कर रहा था ना इससे पहले दो वाला बार चार्ट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट मेजर एक्टिविटीज के बीच में एक लॉजिकल लिंक एस्टैब्लिश करेंगे, है ना, प्रॉपरली एक लॉजिकल लिंक्स को ड्रॉ करेंगे जो कि ये बताएगा कि किसके बाद कौन सा एक्टिविटी शुरू होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, कौन सा एक्टिविटी पहले होना चाहिए, कौन सा एक्टिविटी बाद में होना चाहिए, इन सब चीज यही सब होते हैं लॉजिक। तो ये डिफाइन करता है ये लिंक्ड बार चार्ट आपका। ओके, सो लिखिए इन लिंक्ड बार चार्ट, इन लिंक्ड बार चार्ट logical links are used to represent relationship between between different activities involved in completion of project, involved in completion of project। ओके, मतलब जस्ट ये लॉजिकल लिंक्स क्या है, ये जस्ट वो लिंक्स है कि कौन सा एक्टिविटी पहले कौन सा एक्टिविटी बाद में होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं किसी एक प्रोजेक्ट में, लेट्स सपोज यू टेक ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एक्सकवेशन से शुरू होके कंक्रीटिंग, रिइंफोर्समेंट, प्लेसमेंट, कंक्रीटिंग, पेंटिंग, है ना, डोर्स एंड विंडोज, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। तो अभी एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि कौन सा एक्टिविटी पहले होना चाहिए, कौन सा एक्टिविटी बाद में। अभी जैसे कि डोर एंड विंडो का ले लो, अभी एक्सकवेशन भी आपने नहीं करवाया है और डोर एंड विंडो के लिए डोर एंड विंडो आप स्टार्ट कर सकते हो क्या? हाँ, उसका अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्लान एंड डिजाइन, बट यू कांट यूज इन स्ट्रक्चर ना, क्योंकि आपका अभी स्ट्रक्चर का जो बेस है वही तैयार नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? ओके, तो एक प्रॉपर लॉजिकल लिंक होना चाहिए कि अच्छा डोर एंड विंडो फिटिंग ये कब स्टार्ट होगा, जब वॉल कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तब हम उसके बाद हम डोर एंड विंडो फिटिंग करेंगे, है ना। तो वॉल जो कंस्ट्रक्शन है, मैसनरी कंस्ट्रक्शन एक एक्टिविटी है लेट्स सपोज। ओके, तो मैसनरी कंस्ट्रक्शन के बाद हम एक क्या करेंगे, लॉजिकल लिंक लगा देंगे टू अप टू द एक्टिविटी डोर एंड विंडो फिटिंग्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत तरह के डिफरेंट एक्टिविटीज है। ओके, ये भी सेम बार चार्ट ही, तो बार चार्ट ही जैसा ही दिखेगा, एक्टिविटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ होगा, एक्टिविटी वर्सेस टाइम। ओके, डिफरेंट एक्टिविटीज है, लेट्स सपोज एक्टिविटी ए, फिर एक्टिविटी बी, फिर एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, ये सारे डिफरेंट अलग अलग एक्टिविटी है जिसका आपने डिफरेंट ड्यूरेशंस भी असाइन कर रखा होगा। अच्छा, इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा, इसे कंप्लीट करने में इतना टाइम लगेगा, इस तरह से। अब यहाँ पे आप लॉजिकल लिंक्स लगाओगे, लॉजिकल लिंक्स लगाओगे जैसे कि लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ कि एक्टिविटी नंबर ये लेट्स सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक्टिविटी ए के कंप्लीशन के बाद आप डायरेक्टली इसे स्टार्ट कर सकते हो, किसे, एक्टिविटी नंबर डी को। तो यहाँ पे मैंने एक लॉजिकल लिंक इस तरह से एस्टेब्लिश कर दिया, मैंने ये कह दिया कि जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी ए कोई एक एक्टिविटी है, आप एक्टिविटी डी को स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। फिर उसी तरह से मैं लॉजिकल लिंक डिफाइन कर दूंगा कि लेट्स सपोज कि जो आपका एक्टिविटी बी है, ये जब जैसे ही खत्म होगा आप एक्टिविटी नंबर सी को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा एक लॉजिकल लिंक्स कि जैसे आपका एक्टिविटी नंबर ए खत्म होगा आप एक्टिविटी नंबर बी को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से। सो दीज आर, ये जो एरो हमने बताया आपको, इसको हम कहते हैं लॉजिकल लिंक्स। ओके, दीज आर लॉजिकल लिंक्स। और ये क्या डिफाइन करता है? ये बस ये डिफाइन करता है कि कब कौन सा एक्टिविटी किसके बाद या किस एक्टिविटी के पहले आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके, बस। तो दिस इज योर लिंक्ड बार चार्ट। जो इंपॉर्टेंट है ना वो बार चार्ट और माइलस्टोन बार चार्ट, और लिंक्ड बार चार्ट भी इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप ध्यान रखना जो क्वेश्चंस में पूछेगा, ये लॉजिकल लिंक वाली जो बातें हैं यही आपसे पूछेगा क्वेश्चन में। ओके, तो ये 3 तरह के बार चार्ट। अब और जो हमने डिफरेंट बताया था, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर WBS, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। अभी हम नेटवर्क डायग्राम को पढ़ते हैं। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम मतलब CPM पट, इस पर हम आते हैं जल्दी से और इससे शुरू करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका गेट में, ES का मेंस में, हर जगह से इससे कन्वेंशनल क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो गेट में तो आएंगे ही आएंगे। सो हम नेटवर्क डायग्राम के ऊपर चलते हैं आपसे। तो हेडिंग बना लीजिए, नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम, तो इसके बारे में लिखिए, व्हाट इज नेटवर्क डायग्राम? नेटवर्क डायग्राम is a flow diagram which consists of activity and event related to project in logical and sequential manner to complete the project. Activities का मतलब तो समझते हैं, event मतलब completion of activity। ठीक है, तो नेटवर्क डायग्राम क्या है? इट इज a graphical representation of different activity and its completion event related to project in logical, proper logic के साथ। मतलब कौन एक्टिविटी शुरू होगा, किसके बाद कौन सा एक्टिविटी होगा, कौन पहले कौन बाद में होना चाहिए, ये सब लॉजिक। ओके, इन सीक्वेंशियल मैनर, एक के बाद एक, सीक्वेंशियल मैनर, स्टेप बाय स्टेप टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। दिस इज योर नेटवर्क डायग्राम। ये क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ माइलस्टोन चार्ट एंड बार चार्ट, जिसमें जो भी लिमिटेशंस थे सब लिमिटेशंस को रिमूव कर दिया गया है। जितने भी लिमिटेशंस थे माइलस्टोन एंड बार चार्ट के, वो सब कुछ नेटवर्क डायग्राम में रिमूव कर दिया गया है। तो नेटवर्क डायग्राम क्या है, इसका डेफिनेशन आप ध्यान में रखना, लिख लीजिए प्रॉपर्ली। नेटवर्क डायग्राम इज ए फ्लो डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी एंड इवेंट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन लॉजिकल एंड सिक्वेंशियल मैनर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। नेटवर्क डायग्राम क्या है? फ्लो डायग्राम या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, फ्लो डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी एंड event related to project in logical and sequential manner to complete the project. ओके, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास कितने तरह के नेटवर्क होते हैं? 2 तरह के नेटवर्क होते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 तरह के नेटवर्क होते हैं। एक होता है एक्टिविटी ऑन एरो, AOA नेटवर्क डायग्राम। दूसरा होता है AON नेटवर्क डायग्राम, मतलब एक्टिविटी ऑन नोड। ये 2 अलग अलग तरह के नेटवर्क डायग्राम है। ये क्या है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, चलिए इनको पढ़ते हैं डिटेल में, और किस तरह से ये दिखते हैं जरा इन पर स्टडी करते हैं। फिर चलेंगे पर्ट एंड CPM पर स्टडी करेंगे, उनके बीच में डिफरेंस देखेंगे, फिर उनका जो भी एलिमेंट्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। शुरू हो गया, और क्या है, मतलब स्टडी करेंगे और डिटेल में। तो अगर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क पर बात करें तो हमारे पास 2 तरह के नेटवर्क होते हैं। एक होता है AOA नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क। दूसरा होता है AON नेटवर्क, जिसको कहा जाता है एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क। ठीक है, तो इन दोनों नेटवर्क के ऊपर जरा एक बार डिफरेंस क्या है इसके बारे में जरा देख लेते हैं, इससे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो पहला पॉइंट, इन AOA नेटवर्क activities are represented by arrow, मतलब ये हो गया, ये मान लो तो कोई पॉइंट हो गए, या फिर इसको कहते हैं नोड, मतलब किसी एक एक्टिविटी का स्टार्टिंग और उसका एंडिंग।
तो ये हो गया, इस तरह से एरो से आप एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज माई एक्टिविटी। और ये जो गोल गोल मैंने बनाया इसको कहा जाता है नोड, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ एक्टिविटी। सेकेंड, इसी में सॉरी AON का अगर पहला पॉइंट लिखें, इसमें एक्टिविटी को नोड पे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्टिविटी आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड, जैसे कि ये हो गया, ओके, सो लाइक दिस। सो लेट्स सपोज दिस इज योर एक्टिविटी 1, दिस इज योर एक्टिविटी 2 समथिंग। तो यहाँ पे एक लॉजिकल लिंक होगा बिटवीन एक्टिविटी 1 एंड 2 कि एक्टिविटी 1 के खत्म होने के बाद आप एक्टिविटी 2 को कर सकते हैं। ओके, ये जो एरो है इधर, ये चीज को डिफाइन करता है, दिस इज ए लॉजिकल लिंक। नाउ द सेकंड डिफरेंस बिटवीन AOA एंड AON, तो ध्यान रखिएगा हम इस तरफ किसके बारे में लिख रहे हैं, AOA के बारे में, और इधर लिखूंगा AON के बारे में हमेशा। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा, जो इवेंट है AOA नेटवर्क डायग्राम में, इवेंट को हमारे पास इवेंट होती है, तो इवेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इवेंट्स मींस ऑकुरेंस ऑफ एन एक्टिविटी, जैसे कि एक्टिविटी का स्टार्ट होना एक इवेंट है, एक्टिविटी का एंड होना एक इवेंट है। ओके, तो इवेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड। ओके, और ये इवेंट आप सर्कुलर इस तरह का हो सकता है, नोड स्क्वायर बना दो, ठीक है, रेक्टेंगल बना दो, ओवल बना दो, किसी भी शेप का प्रोवाइड कर सकते हो, सर्कुलर, स्क्वायर, ये सब चीजें रेगुलर हैं। एक्टिविटी ऑन नोड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें इवेंट होता ही नहीं है, देयर इज नो प्लेस फॉर इवेंट, देयर इज नो प्लेस फॉर इवेंट in AON network diagram। इसलिए यहां से एक डिफरेंस आप ये देख सकते हो कि जो AOA नेटवर्क डायग्राम है, ये चलिए अच्छा, इस डिफरेंस को मैं कभी और बाद में बताऊंगा। तीसरा पॉइंट लिखिए इसमें, तीसरा डिफरेंस, थर्ड, देखो जो AOA नेटवर्क डायग्राम है, इसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, इट इज इजी टू, सॉरी, इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई, इट इज difficult to modify एक बार बनाने के बाद इसका मॉडिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। AOA नेटवर्क डायग्राम, लेकिन जो AON नेटवर्क डायग्राम है, इसको आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब एज कंपेयर टू AOA। ओके, AON नेटवर्क डायग्राम are easy to modify as compared to AOA डायग्राम। ओके, नाउ देखिए, एक चीज होती है डमी एक्टिविटी, क्या होती है सब कुछ बताऊंगा, ओके, घबराने की जरूरत नहीं है, बस लिखते चलो। तो AOA जो नेटवर्क डायग्राम है, यहाँ पर हम डमी एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं, लेकिन AON नेटवर्क डायग्राम में डमी एक्टिविटी का कोई यूज नहीं होता है। तो इसमें लिखिए, फोर्थ पॉइंट में डिफरेंस लिखिए, इन AOA नेटवर्क डायग्राम डमी एक्टिविटी क्या होता है सब बताएंगे, डिटेल में बताएंगे।
activities are used just a minute are used to establish relationship between different activities. Relationship between different activities. डमी एक्टिविटीज को डॉटेड एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से। ओके, ये लॉजिकल लिंक्स को एस्टेब्लिश करने में हेल्पफुल होती है एक नेटवर्क डायग्राम में। तो देखो जो आपका AON नेटवर्क डायग्राम है, इट इज यहाँ पे एक्टिविटी नोड पे होता है, ठीक है। AON नेटवर्क डायग्राम में इवेंट का कोई प्लेस ही नहीं है, तो हम इसको कह सकते हैं जो AON नेटवर्क डायग्राम है, दैट नेटवर्क डायग्राम कैन बी यूज्ड व्हेन योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड इज एक्टिविटी ओरिएंटेड ओनली। अगर आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथड इवेंट ओरिएंटेड है, ओके, तो हम AON नेटवर्क डायग्राम को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि AON नेटवर्क डायग्राम में आपका इवेंट का प्लेस ही नहीं है इवेंट के लिए। समझ में आया? ये सब आएंगे, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी बातें हैं सब इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट इसमें, there is no place for dummy activity, dummy as relationship are represented by arrow in AON network diagram, as the relationship is represented by arrows in network diagram. इसका मतलब क्या है समझाएंगे। ओके, डायग्राम एक बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम का, फिर आपको समझ में आएगा। एक फिफ्थ लास्ट डिफरेंस बट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, फिफ्थ नंबर, इसके बारे में लिखिए। इन AOA नेटवर्क डायग्राम एवरेज लिखिए, AOA नेटवर्क डायग्राम can be used in both CPM and PERT। देखो CPM एंड PERT क्या है? दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। ये एक तरह के मेथड्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। तो आप AOA एक्टिविटी ऑन एरो का जो नेटवर्क डायग्राम है, आप CPM के लिए भी यूज कर सकते हैं, PERT के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी ऑन नोड वाला जो कंसेप्ट है सिर्फ उसको केवल CPM में यूज किया जा सकता है। ओके, AON नेटवर्क डायग्राम can be used only in CPM analysis। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, देखो AON नेटवर्क डायग्राम में इवेंट का कोई लोकेशन नहीं है, ठीक है। इवेंट का कोई लोकेशन मतलब इवेंट का कोई प्लेस ही नहीं है, एक्टिविटी का स्टार्ट, एक्टिविटी का खत्म, ये सब चीजें कुछ है ही नहीं। तो इसलिए आपका कहने का मतलब है AON नेटवर्क डायग्राम आप ऐसे केस में यूज कर सकते हो जो कि एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड हो कोई। तो जो CPM मेथड है इट इज एक्टिविटी ओरिएंटेड मेथड, लेकिन जो PERT मेथड है इट इज इवेंट ओरिएंटेड मेथड। समझ गया? इट इज इवेंट ओरिएंटेड मेथड। तो इसलिए AON नेटवर्क को हम PERT में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि PERT में इवेंट की जरूरत होती है, लेकिन AON में तो इवेंट है ही नहीं। क्लियर है बात?
अब इसका मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, ये नेटवर्क का कैसे दिखता है। जैसे कि लेट्स सपोज आपका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है पॉइंट 1, ठीक है। आप इस पॉइंट से दो एक्टिविटी को स्टार्ट किए, एक्टिविटी ए को स्टार्ट किया, एक्टिविटी बी को स्टार्ट किया, और किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे आपका ये एक्टिविटी खत्म हो गया। लेट्स सपोज इसको कहेंगे नोड 2। फिर और एक एक्टिविटी कोई है, ओके, फिर इधर से सेम इधर से जा रहा है, ये मान लो नोड आपका है 3। फिर ये नोड डी, दिस इज एक्टिव, सो ये एक्टिविटी ए बी, एक्टिविटी सी, एक्टिविटी डी, ये 4 एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पे देखिए एरो पे एक्टिविटी रिप्रेजेंट किया गया है, और ये हो गया आपका स्टार्टिंग, एंड दिस इज योर एंडिंग। दिस इज अगेन स्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटी सी, दिस इज एंडिंग ऑफ एक्टिविटी नंबर डी, एक्टिविटी सी, है ना। तो जो आपका नोड्स है, दिस आर दी स्टार्ट, दिस रिप्रेजेंट दी, तो जो आपका नोड्स है यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट दी स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ एन एक्टिविटी। समझ में आ रहा है। और जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्टिविटी। अब यहाँ पे लॉजिकल लिंक्स कहने का मतलब डमी एक्टिविटी की मदद से हम कोई भी एक्टिविटी को रिसोर्स चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स, लेबर, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, फिर मटेरियल रिसोर्स, टाइम रिसोर्स, है ना। डमी एक्टिविटी को किसी भी तरह का रिसोर्स नहीं चाहिए। इस सब चीज बताएंगे रिसोर्स क्यों नहीं चाहिए, वो डमी है, वो जस्ट यूज कर रहे हैं हम टू रिप्रेजेंट दी मतलब टू एस्टैब्लिश द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। जैसे कि हम यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी बना सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि एक्टिविटी ए के खत्म होने के बाद आप एक्टिविटी नंबर डी को स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने इधर से एक लॉजिकल लिंक यहाँ पे लगा दिया। मैंने कहा एक्टिविटी ए के खत्म होने के बाद आप एक्टिविटी डी को स्टार्ट करिए, क्योंकि ये नोड 3 से आपका एक्टिविटी डी स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है, नोड 3 से एक्टिविटी डी स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा एक्टिविटी ए के खत्म होने के बाद आप एक्टिविटी डी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज योर डमी एक्टिविटी, डमी एक्टिविटी, ठीक है। डमी एक्टिविटी के लिए किसी भी तरह का रिसोर्सेज का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ आपका AON डायग्राम कैसा दिखेगा, देखो AON डायग्राम में नोड पर ही एक्टिविटीज को शो किया जाता है। तो ये हो गया ए, एक्टिविटी ए। लेट्स सपोज दिस इज योर एक्टिविटी बी, लेट्स सपोज और एक एक्टिविटी सी, और एक एक्टिविटी डी, ठीक है। नाउ तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि AON नेटवर्क डायग्राम जो है इसमें इवेंट नहीं होता है, मतलब स्टार्ट एंड एंडिंग को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी हमें एक ना एक कोई भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का जो डेफिनेशन होता है, जस्ट एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्या बोला था मैं, जो हमारा प्रोजेक्ट का डेफिनेशन होता है उसमें ये चीज कहा गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट उसका एक डेफिनेट स्टार्ट एंड डेफिनेट एंडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो नेटवर्क डायग्राम अगर हम यूज करेंगे, बनाएंगे एनालिसिस करने के लिए, तो उसमें हमें स्टार्टिंग एंड एंडिंग तो शो करना होगा, और स्टार्टिंग एंड एंडिंग हम इवेंट के माध्यम से ही शो कर पाएंगे, ठीक है। तो एक डमी, यहाँ पे डमी क्या है, जस्ट डी नॉट फेक, ओके। लेट्स सपोज दिस इज योर फेक वन, इसको मैं कहता हूँ डी नॉट, ओके, स्टार्टिंग एंड दिस इज एंडिंग, फाइनल एफ नॉट। अब इसको कुछ भी लिख सकते हो, आई डी एफ जो भी है, दैट इज ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर खत्म हो गया। नाउ AON नेटवर्क डायग्राम में मैंने आपको क्या बोला, एरो आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, एरो रिप्रेजेंट दी लॉजिकल लिंक्स बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटी। एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट दी लॉजिकल लिंक्स बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटी। जैसे कि मैं यहाँ पे कहूंगा कि एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी को तो आप एक साथ स्टार्ट कर सकते हो। एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी कैन बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। एक्टिविटी ए के बाद आप एक्टिविटी सी को कंडक्ट करिए, ठीक है। नाउ एक्टिविटी बी के बाद आप एक्टिविटी डी को कंडक्ट कर सकते हो, ओके। और जब एक्टिविटी ए आपका खत्म हो जाए तभी आप एक्टिविटी डी को स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है एक्टिविटी डी कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन द एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी आर कंप्लीटेड। तो यहाँ पे जो एरोस है, दिस रिप्रेजेंट द लॉजिकल लिंक्स।
तो इसलिए इधर डमी एक्टिविटी की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जैसे कि आपका इसमें जरूरत पड़ता था, ए नेटवर्क डायग्राम में डमी एक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती थी टू एस्टैब्लिश द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज। यहाँ पे डमी एक्टिविटीज की जरूरत नहीं है। क्लियर है? वेल, सो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट, और जस्ट मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूंगा विद दिस टॉपिक ओनली। मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कितने तरह के मेथड है हमारे पास? हम बेसिकली दो तरह का टूल पढ़ेंगे, जिसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन आपको मैं बताऊंगा। ओके, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। एक बताऊंगा मैं पर्ट के बारे में बताऊंगा। पर्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन, कहीं कहीं आप ध्यान रखे होंगे प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट नहीं है, इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। रिव्यू टेक्निक इसको कहा जाता है पर्ट। सीपीएम को क्या कहा जाता है? क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड। ऐसे ये जो पेपर है ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पेपर है। ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है, ये तो ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ओके, लेकिन और भी पढ़ाएंगे ईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एक बार हम ये जो न्यूमेरिकल पार्ट है पहले इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपन थ्योरेटिकल पार्ट पे चलेंगे, प्लानिंग वगैरह पे सब कुछ। हाँ, लेकिन आपको बता दूं, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पेपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, आप यकीन नहीं करोगे, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे बहुत मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पेपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल, जो अपना ईएसी नॉन टेक्निकल का कोर्स है, ये जो सब्जेक्ट हम अभी डेवलप कर रहे हैं, ये डेवलप कर रहे हैं ईएसी 2021 के लिए, इसके बाद के लिए भी काम आएगा, लेकिन जस्ट आवर टारगेट इज ईएसी 2021, जिसकी प्री होने वाली है जुलाई में। ठीक है, जुलाई में प्री होगा, तो इसका हमारा टारगेट है। इसमें जो 200 मार्क्स का पेपर आता है, इस पेपर में बाय श्योर 150 प्लस का स्कोरिंग अपना टारगेट है इस साल का। और जो आपको ईएसी नॉन टेक्निकल का कंप्लीट कोर्स है, ये आपको अवेलेबल हो जाएगी अप टू मैक्सिमम अप टू फरवरी। इसमें आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर टाइम ले लो 20 to 25 डेज। ओके, किसी कारणवश जो भी हम आपसे फी लेंगे, अगर वो फी अगर आपको इस टाइमलाइन के अंदर, ठीक है, अगर इस टाइमलाइन के अंदर कंप्लीट सब्जेक्ट जो ईएससी नॉन टेक्निकल की सिलेबस है, अगर वो डिलीवर नहीं हुई, यू कैन आस्क मी फॉर रिफंड। ओके, यू कैन आस्क मी फॉर रिफंड। प्लस जो अपना फीस है ईएससी नॉन टेक्निकल के लिए, इट विल बी RS4500। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हाँ, इसमें आपको क्या क्या अवेलेबल होंगे? हमारे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे आपको, ठीक है, माई सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, पीडीएफ फाइल्स आपको अवेलेबल होंगे, लेटेस्ट ऑल लेटेस्ट, प्लस आपको वीडियो कोर्सेज अवेलेबल होंगे related to each and every topic, every piece of topic which are relevant to ESC non-technical 2021. Okay, each सब कुछ एक्सप्लेन होगा प्रॉपरली। आप देख ही रहे होंगे अभी जो हम एक्सप्लेनेशन आपको कर रहे हैं, और आपको टाइम टू टाइम क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस अवेलेबल होगा रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अभी जो हमारे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स थे जो ईएससी नॉन टेक्निकल में एनरोल कर रखा था, जिन्होंने भी उन्होंने किसी ने जितना भी उनका पेमेंट हुआ था ईएससी नॉन टेक्निकल का, उनको उनका जो पेमेंट है 1401 रुपीज, वो अगर न्यू एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो उनमें से डिडक्ट कर दी जाएगी। ओके, एनरोल अगर आपको करना चाहते हैं आप लोग तो आप कर सकते हो। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट 7008-420-353. Concept Decoder welcomes you. Thank you. Good luck. Have a nice day.